स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। स्टेट बैंक के गवर्नर के रूप में वायसराय आ चुका हुआ है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं। खुदा के लिए अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है, जो माशी खुद मुख्तारी है, सरेंडर ना करें। इसके बाद जो है आपको स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। ये ना करें, ये ना मिनी बजट लेके आए, ना ये स्टेट बैंक का जो है वो बिल पास करें, ना करें ये, प्लीज ना करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, महंगाई, रुपए की बेकदरी और बिगड़ती मुआशी सूरत हाल 3.5 साल गुजर गए, लेकिन हुकूमत अब तक गुज़श्ता हुकूमतों को कोसने के अलावा कुछ भी करने में नाकाम रही है। कर्जों की भरमार और मुआशी मसाइल के अंबार से निपटने के लिए हुकूमत मिनी बजट मंजूर करवाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है। मुसलसल 4 दिन से हुकूमत ऐवान में कोरम मुकम्मल करने में नाकाम है, लेकिन फिर भी हुकूमत पुरज़्म है कि वो मिनी बजट के लिए कानून साजी आसानी से करवा लेगी। ऑपोजिशन इस मिनी बजट को मईशत पर खुदकुश हमला करार दे रही है। खदशात का इजहार किया जा रहा है कि इस मिनी बजट और स्टेट बैंक के हवाले से कानून साजी के बाद मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी सरेंडर हो जाएगी। बैनुल-अक़वामी इदारों के इशारों पर चलना पड़ेगा, हत्ता के न्यूक्लियर सलाहियतों पर भी कदगन लगाई जाएगी। ऑपोजिशन जिस हद तक इस मिनी बजट को खतरनाक और भयानक करार दे रही है, क्या यह हकीकत है? क्या स्टेट बैंक IMF की ब्रांच बन चुका है? क्या वाकई पाकिस्तान इंटरनेशनल मालियाती इदारों की कॉलोनी बन चुका है? और इतने संजीदा इल्जामात के बाद क्या ऑपोजिशन ऐवान में हुकूमत को इस कानून साजी से रोक पाएगी, या फिर पहले की तरह एक बार फिर हुकूमत कानून साजी करवाने में कामयाब रहेगी? ये मिनी बजट अब हुकूमत के लिए ऐवान में अपनी बढ़त साबित करने के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। हुकूमत इन मुआशी और सियासी चैलेंजेस का मुकाबला कैसे करेगी? इन तमाम मामलात पर आज के शो में हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, तारुफ करवा देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून से जावेद अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से परवेशा खान साहिबा हमारे साथ हैं। सबसे पहले जावेद अब्बास साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं। क्या कोशिश कर रही है नून लीग खास तौर पर कि मिनी बजट का रास्ता रोका जाए? मिनी बजट के खिलाफ अभी तक की आपकी क्या हिकमत अमली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये जो मिनी बजट है, ये वजीर खजाना जो हमारे एडवाइजर हैं फाइनेंस के, उन्होंने कहा था कि IMF की कुछ कंडीशन है जो हमें हर सूरत माननी पड़ेंगी, और हम समझते हैं कि इस पर बहुत बड़ा बोझ अवाम पर वो डालने जा रहे हैं, क्योंकि IMF के पास इन्होंने सिलेंडर कर दिया है पाकिस्तान की सालमियत की। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारी जो पीपल्स पार्टी की हुकूमतें भी जाती रही IMF के पास, लेकिन वो एक स्ट्रांग विकेट पर हुआ करती थी। उस वक्त माशी हालात इतने खराब नहीं होते थे, इकानमी की पोजीशन इतनी खराब नहीं होती थी, मुल्क में इतनी बदहाली नहीं होती थी, इतनी ज्यादा गुर्बत में इजाफा नहीं होता था, इस तरह की शदीद महंगाई नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज तैयार नहीं है। लिहाजा इन्होंने IMF ने पैसे देने के लिए ऐसी सख्त कंडीशन रखी है जो अगर इन्होंने मान ली इस बजट के अंदर, तो न सिर्फ यहां एक महंगाई का तूफान खड़ा हो जाएगा, लोगों की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी, बल्कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हम समझेंगे कि IMF के पास हमारी सालमियत सिलेंडर करने के लिए जा रहे हैं। लिहाजा इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं बार बार कि मेहरबानी करके, ये मुल्क हम सब का है, मेहरबानी करके आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीजें ना चलाएं। आप ये इकानमी ठीक कर ही नहीं सकते। 3.5 साल ये रोते रहे, ये इल्जाम देते रहे, ये गाली देते रहे, ये पुरानी हुकूमतों के ऊपर सारा मलबा डालते रहे, और हर साल अपना जब फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील करते थे तो कहते थे कि हमारे इस फाइनेंस मिनिस्टर की वजह से गलतियां हो गई हैं, जो नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा वो ठीक करेगा। आप देखें, इन्होंने असद उमर को हटाया है, हफीज शेख को लाए, हफीज शेख को हटाया है, फिर अहमद अजहर को लाए, अहमद अजहर को हटाया, फिर अभी तरीन साहब है, इनका भी मुझे लगता है कि करीब दिन आने वाले हैं कि इनको भी इसी तरह इल्जाम देके गएंगे कि इनकी वजह से हमारी जो माशी हालात हैं वो इतनी खराब है, इतनी मुश्किलात हैं। लिहाजा जो इन्होंने स्टेट बैंक के साथ किया है, ऐसा एक इंडिपेंडेंट अदारा बनाने जा रहे हैं IMF के कहने पे, जो खौफनाक सूरत हाल होगी पाकिस्तान के आने वाले वक्तों के लिए। इनको हम समझा रहे हैं कि मेहरबानी करके, आपको तो पता चल गया कि आपने आइंदा इक़्तिदार में नहीं आना, हमें ये तो सारे पाकिस्तान के लोगों को पता चल गया कि वो कभी आपके लिए वोट नहीं देने जा रहे, लेकिन आप दुनिया के इन अदारों के सामने पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान को ऐसे जकड़ कर चले जाएंगे जिससे निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने पूरा इरादा किया है
कि जो अपोजिशन की बाकी जमातें उनसे भी राब्ता में हैं और जो हुकूमत के साथ इत्तेहादी है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके ये मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की बात नहीं, ये मुल्क के लोगों और मुल्क की सालमियत की बात है। मेहरबानी करके हुकूमत का साथ ना दें और इस मिनी बजट का रास्ता रोकें। और मुझे यकीन है कि हुकूमत के अंदर से भी लोग आवाजें उठाएंगे और इत्तेहादी भी शायद इस दफा होश करें। सही सही। पलवल शाह साहिबा, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है मिनी बजट को लेकर? और जिस तरह नून लीग तो बरमला इजहार कर रही है कि हम अपोजिशन से भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इत्यादि जमातों से भी ये रिक्वेस्ट करें कि मिनी बजट का रास्ता रोका जाए, पीपल्स पार्टी की क्या तैयारी है इस मिनी बजट को रोकने के लिए? जी बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि इस मिनी बजट के आने से मामलात जो है वो तबाही की तरफ जाएंगे। अब बात यह है कि हुकूमत अगर तो IMF की जो इल्ज़ामात इन पर लग रहे हैं कि IMF के आगे जो है घुटने टेक चुके हैं, अगर ये सच नहीं है तो फिर दूसरी सूरत यह है कि वो खुद से ये महंगाई कर रहे हैं, जो मैं समझती हूँ कोई भी सियासी हुकूमत जो है उसके हक में नहीं है और ना कोई करना चाहेगा। लिहाजा बात यह है कि इस वक्त अगर हुकूमत IMF के शिकंजे में जकड़ी भी जा चुकी है तो इस पर बात होती भी रही है, जैसे बहुत से दीगर मुआहदे पिछले चंद माह में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर पे हो, नेशनल सिक्योरिटी पे हो, खुफिया तरीके से हुए। तो चाहे आप इसे खुफिया ही रखना चाहें, आप एक इन कैमरा सेशन बुलाएं और तमाम जो भी पार्टीज बैठी हुई हैं पार्लियामेंट में उनको आप एतमाद में लें और उनसे पूछें कि इन हालात में कि जब हम IMF के आगे तकरीबन बिल्कुल जो है हमारे हाथ पांव बन चुके हैं और लोगों में सकत नहीं है कि वो 1 रुपया भी मजीद जेब से निकालें किसी भी मद में, ये एक हकीकत है और इस हकीकत का इदराक जो है वो सबको है। मेरे ख्याल में इस वक्त जो हुकूमती बेंचेस से बैठे हैं उनको भी बखूबी है, हमें है, आपको है, हर आम आदमी को है कि 1 रुपया मजीद उनसे निचोड़ने की भी जो कोई कोशिश होगी वो बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि इस मुल्क में आज हमारे कॉलीग ने कहा बेक़ियादत किस्म का एक हजूम अगर सड़क पर निकल आए तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी एक CC की मीटिंग जो कि हमने अपनी रखी थी लाड़काना में, उसकी जो दूसरी लेग है वो हम 5 तारीख को लाहौर में रखने जा रहे हैं। सही। हमारी क़यादत ने वाज़ेह किया था कि हम इस मिनी बजट को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और मैं ये समझती हूँ कि जो पार्लियामेंट में तमाम ऑपोजिशन की जमातें हैं वो इस मिनी बजट को रोकने के लिए इकट्ठी नजर आएंगी। सही। 5 तारीख को इस पे क्या लाएअमल बनता है, आज भी एक मीटिंग हुई है, उसके बाद ये जो है ये एक जाहिर एक सामने आ जाएगा तय होकर। लेकिन इसमें बात बिल्कुल अब्बासी साहब सही करें कि इनके अपने एलाइज की भी ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि एक हद के बाद इस तरह के इक़दाम जो हैं वो बहुत खतरनाक एक सूरत हाल की तरफ मुल्क को ले जा सकते हैं और इसमें क्या वो हिस्सेदार बनना चाहते हैं। और इसका इल्ज़ाम अगर आप किसी भी पिछली हुकूमत को दे दें या किसी को, ये जो अक्सर कहा जाता है, तो सिर्फ एक छोटी सी स्टेटिस्टिक ये है जो प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने कर्जे लिए, कि पिछले 10 साल में 24 खरब कर्जा लिया गया जो हुकूमतें दो रहीं, और अभी हम इनको तकरीबन 3 साल से ऊपर हो गया है और 21 खरब इन्होंने कर्जा उठाया है। ठीक हो गया। और उसमें से क्या बना है, क्या ऐसे बड़े मंसूबे हैं, वो हमें नजर नहीं आते। ठीक है। लिहाजा ये जो एक आर्गुमेंट है ये भी आ गया। बिल्कुल इसकी कोई हैसियत नहीं। बिल्कुल ठीक है। अंजलि अब्बास साहब, आप ऑपोजिशन का मौक़िफ़ आपने सुना। नून लीग और पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ऑपोजिशन के साथ साथ हुकूमत के जो एलाइज हैं उनके साथ भी वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मिनी बजट का रास्ता रोका जाए। अच्छा, मिनी बजट के हवाले से ऑपोजिशन जो ये कह रही है कि ये मुआशरत पर खुदकुश हमला है या स्टेट बैंक IMF की ब्रांच बन चुका है, इसके साथ साथ ऑपोजिशन का ये भी एतराज़ है कि आप उनको एतमाद में नहीं लेते। सबसे बड़ा एतराज़ उनका ये है। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसी कौन सी कंडीशंस अब लगने जा रही हैं इस मिनी बजट जो आप गवर्नमेंट पेश करेगी, जिस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ात हैं, वो कंडीशंस क्या हैं? वो क्या वो कंडीशंस पिछले मुआहिदों से मुख्तलिफ हैं? हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस पे? जी शुक्रिया सुखैरा साहब। मुझे लगता है कि वो नहीं होता कि एक जिसको कहते हैं डेस्परेट किस्म का, कि कोई चीज़ हाथ में नहीं है
ना कुछ कर सके हैं ये 3 साल। ख़ुद इनकी परफॉर्मेंस देखें, हमें कहते हैं, और ख़ुद देखें कि इनका हाल केपी में क्या हुआ है कि इक्की दुक्की तिक्की इनको सीटें मिली हैं। और रोज़ बैठ के पिछले 3 साल में जिस वक़्त प्राइम मिनिस्टर आए थे, तकरीर शुरू की थी, इन्होंने कहा हुकूमत ख़त्म हो गई। फिर पिछले साल कहा कि जी आर या पार, और पूरा साल कहते रहे जी हमने लॉन्ग मार्च करना है, हम इस्तीफे मुंह पे मारेंगे, अदम एतमाद लेके आएंगे, बॉयकॉट करेंगे, कुछ नहीं कर सके। और अब बैठ के ये कह रहे हैं किस चीज़ के बारे में। मेरा पहला सवाल ये है कि जी क्या जो मिनी बजट बकौल इनके वो आ गया है? किस चीज़ पे ये बोल रहे हैं? अभी तो वो नहीं आया। किन शराइत की बात कर रहे हैं? ये तो तमाम मफरूज़े हैं। ये पका रहे हैं कि दुआएं कर रहे हैं कि काश उसमें ये चीज़ें आ जाएं, बिकॉज अगर ये चीज़ें ना आई तो इनके पास तो इनकी दुकान पे सेल करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। क्योंकि हुआ क्या है, आप देखें कि कोरोना जो है उसमें पाकिस्तान को मिसाल के तौर पे दुनिया में माशी तौर पे भी और कोरोना मैनेजमेंट दोनों पे तमाम इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने कहा है कि पाकिस्तान आउटस्टैंडिंग है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिन रात पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रही है, नंबर 1 जी। नंबर 2, इन्होंने कहा जी गुर्बत हो गई। अभी ग्लोबल, ये मेरे पास ये है, पाकिस्तान रैंकिंग इम्प्रूव्स इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और वो बता रहे हैं कि जी 2018 से लेकर 2021 तक पाकिस्तान की रैंकिंग 92 होगी, पहले 104 थी जब ये थे। सही। लोग ज्यादा भूखे थे, ये तो रैंकिंग इंडिपेंडेंट है। तीसरी बात, गुर्बत 5.3% पे गुर्बत जो थी, अब वो 4.8% पे गुर्बत आ गई है। गुर्बत भी कम हो गई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। सही। ये सारे मेरे सामने पड़े हुए हैं। सही। महंगाई बिल्कुल है, मैं बिल्कुल मानती हूँ महंगाई है, और इसके लिए इनका मसला क्या है, क्योंकि आ रहा है एहसास राशन कार्ड। वो एहसास राशन कार्ड जो है उसने आपकी आटा दाल चीनी के ऊपर गरीब घरानों में 1.5 करोड़ गरीब घराने जो कि तकरीबन 20-30% आपकी पॉपुलेशन का कवर करेंगे, आप करियाने और दुकानदारों के पास जाएंगे, आपको 30% उस पर ऑफ मिलेगा। दूसरा, हेल्थ कार्ड जो है वो 1 जनवरी से पूरे पंजाब में, केपी में तो पहले ही आ गया, 10 लाख रुपए का आपको उस पे मुफ्त इलाज मिलेगा। केपी में वो पहले ही स्टैब्लिश हो चुका है। सही। और जीबी, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और पंजाब में वो 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। किसान कार्ड भी आ रहा है। अब इनको पता चल गया है कि इन्होंने इतनी देर ये सारा तूफान मचाया है और कुछ नहीं मिला, तो अब मफरूजों पे बैठ के ये कर रहे हैं। सही। जो तो कल आ जाएगा वो जो कल ऐलान होना है, और आप देखना कि उस ऐलान से इनकी झाग बैठ जाएगी। याद है आपको जो मेन बजट हुआ था, मेन बजट से पहले भी आते थे, और जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस मेन बजट ने अनाउंस किया कि जी कर्जे हंसना दिया जाएगा 5 लाख रुपए का, नौजवानों को दिया जाएगा, मजदूरों को दिया जाएगा, आपका घर बनेगा, आपका मुकम्मल एक आपको हुनर सिखाया जाएगा बगैर कॉस्ट के, और वो शुरू हो चुका है प्रोग्राम जी। तो वो वहां भी झाग बैठ गई थी। अब इनकी कल जब वो आएगा, ये जो इतना यहाँ मफरूजों पे बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ले ले मेरा अंदलीप साहिबा। पहली तो बात ये कि आप जो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के ये सारे मफरूजे हैं, आप उनको गलत साबित करें, आप उनको बताएं क्या गलत है और क्या सही है। दूसरा जो मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं मिनी बजट के हवाले से, ऑपोजिशन जो शोर मचा रही है मिनी बजट के खिलाफ, वो अपनी जगह, लेकिन अवाम के ज़हनों में भी ये सवाल है कि क्या इस मिनी बजट के बाद कितनी महंगाई हो जाएगी, खास तौर पर अद्वियात को लेकर। जो ये सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट अब इंपोर्ट बढ़ा रही, इंपोर्ट पर टैक्सेस बढ़ा रही है, खासतौर पर वो रॉ मटेरियल्स जो पाकिस्तान आती हैं और फिर अद्वियात तैयार होती है, उन रॉ मटेरियल्स पर इंपोर्ट बढ़ा रही है। तो क्या ये दुरुस्त है? इसका मतलब है मिनी बजट के बाद अब अद्वियात महंगी होने जा रही है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हम कल जब ऑफिशियल उसकी अनाउंसमेंट होगी, उससे पहले मैं
बिल्कुल मैं भी मफरूज़ों पे बात कर रही हूँगी। मुझे जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती मैं उस पर नहीं बोलूँगी, लेकिन ये मैं आपको बता सकती हूँ कि इनकी उम्मीदों पे सारा पानी फिर जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखें कि हमने किया क्या है। ये जो महंगाई हुई है इसलिए हुई है क्योंकि पाकिस्तान पिछले 20 सालों से पेट्रोल तो हम मंगवाते थे, खुर्दनी ऑयल जो एडिबल ऑयल है उसकी आप देखें इंपोर्ट, दालें, शुगर, गंदम, ये पिछले 20 साल से आप इंपोर्ट बिल देख लें आपका, क्योंकि पाकिस्तान को इन्होंने पोस्ट ऑफिस बना दिया था, इधर से चीज़ लाई इधर से बेचती। मेक इन पाकिस्तान का डायरेक्शन आया है, हमने बिल्कुल रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी मोबाइलों पे। मोबाइल जो बाहर से आपके 3 मिलियन 4 मिलियन इंपोर्ट होते थे वो उसका अब पाकिस्तान में प्रोड्यूस हुए हैं और प्रोड्यूस होकर ना सिर्फ लोकल मार्केट में बिक रहे हैं और जॉब्स मिल रही हैं, एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह हमने दवाइयों के लिए भी और बाकी चीज़ों के लिए भी जो इंपोर्ट है डायरेक्शन के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ वो महंगी की है ताकि ये लोकली प्रोड्यूस हो सके, सस्ती प्रोड्यूस हो। मतलब आप ये कह रही हैं कि आपने जानबूझ के अद्वियात की कीमतें बढ़ाई हैं? मतलब आप ये कह रही हैं कि जानबूझ के अद्वियात की कीमतें बढ़ाई हैं? नहीं, मैं तो आपको कहा है कि मेरे पास तो इस वक्त मैं किसी चीज की बात आपको नहीं कर रही, लेकिन आप इस चीज से भी इनकार नहीं है कि महंगाई बढ़ेगी। नंबर 1, क्योंकि अभी वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस ही नहीं हुआ। यही तो मैं आपको कह रही हूँ, जो चीज ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई उस पे बैठ के आपने उसको रद्द भी कर दिया, उसके बैठ के आपने कह दिया फलाना इतना हो गया, फलाना उतना हो गया। ठीक है। उस पे बैठ के आपने प्रोटेस्ट भी कर लिया और सारी रात जुलेखा का जिक्र होता है, सुबह पूछते हैं कि जी जुलेखा मर्द है या औरत। ठीक है वो हिसाब है। बिल्कुल ठीक है अंदलीब साहिबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। लेकिन आप इन दी एंड अगर आप मिनी बजट आने से पहले अगर कुछ भी नहीं बताना चाह रही ठीक है, लेकिन आप इस चीज से भी इनकारी नहीं है कि मिनी बजट के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी? नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा कि जो ये समझ रहे हैं ये इनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाना। ठीक है आपको अगर नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जावेद अबाई साहब आपकी तरफ आऊंगा मैं। अंदलीब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका ये कहना है कि ऑपोजिशन बजट आने से पहले भी इसी तरह का शोर मचाती है और अब जब मिनी बजट आना है तब भी ऑपोजिशन का ये शोर और वावेला किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी बातें ऑपोजिशन कर रही है वो मफरूजों पे कर रही है। अब आप जो नून लीग है, खासतौर पर ख्वाजा आसिफ की आप तकरीर सुन लें, उनका भी यही कहना है कि मईशत पर खुदकुश हमला है, मिनी बजट हम इसको मंजूर नहीं होने देंगे। ऐसी कौन सी कंडीशंस का आपको पता चल गया है कि ये मिनी बजट बिल्कुल एक डिजास्टर करने वाला है जो हुकूमत को पता ही नहीं है अभी तक? हुकूमत को सब पता है, ये हो सकता है कि अंदलीब साहिबा को पता ना हो, और मुझे यकीन है कि इनको भी सब पता है, लेकिन ये कहती हैं कि आज रात सुकून की गुजर जाए। वो आपको भी पता है, उनको भी पता है, तो हमें भी बता दें। जी, मैं बताने जा रहा हूं। उनका ख्याल है कि आज सुकून की गुजर जाए और कल फिर ये खुद तो प्रोग्राम में नहीं आएंगी, तो बाकी जो आएंगे वो इस मामले का जवाब देंगे। आज भी पीटीआई के लोग भाग रहे हैं, वो भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, 250 से 300 अरब रुपए के तो नए टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज करने जा रहे हैं। इनको कहेंगे आज ये लिख लें, और मैं वो बातें सारी कर रहा हूं जो मेरे पास कोई फिक्र नहीं था। जो एडवाइजर ऑन फाइनेंस जो है तरीन साहब, शौकत तरीन साहब ने हमें बताते रहे हैं वक्त में कि ये कंडीशन है आईएमएफ की। आईएमएफ ने कहा है कि आपने इंपोर्ट के ऊपर इस तरह के टैक्स लगाने हैं। आईएमएफ ने कहा है कि आपने बिजली और गैस की चीजें महंगी करनी है। आईएमएफ ने कहा है कि फलां, ये हमारे अपने फिक्र नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई आपने कर दी है। पाकिस्तान के लोग बहुत मुश्किलात में हैं, बहुत तकलीफ में। अगर कोई खुश है तो अंदलीब वाज साहिबा हैं या इनके कुछ साथी बड़े खुश होंगे, और जब बात ये हुकूमतों में होता है तो उसको जरा एहसास भी कम होता है। लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने इनके ऊपर बलदियाती इंतखाब में गुस्सा निकाला है, जिस तरह शर्मनाक और अबरतनाक शिकस्त लोगों ने इनको दी है, जिस तरह इनके लोग कंपेन करने नहीं उतर सके, वहां से मुझे लगता था कि ये सबक सीखेंगे, इन्हें पता चल जाएगा, ये पल्स लेंगे कि अवाम कितनी खफा है इनकी। वो सुबह जिसको इमरान खान साहब हमेशा कहा करते थे कि मेरा बेस जो है वो वहां है, वो मेरा स्ट्रांग होल्ड वहां है। हम इनसे कह रहे हैं कि आपने इतना बड़ा, आगे महंगाई है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कोई मुल्क की गैस आ नहीं रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, माएँ चिल्ला चिल्ला के रोडा में खड़ी हैं। आपने देखा
कि लक्की जैसी जगह पर भी खवातीन ने जिंदगी में पहली दफा जुलूस निकाला। आज तक लक्की तारीख में कि कभी खवातीन बाहर निकली हो। आप कोयटा में देख लें, आप बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में देख लें, आप सिंध के अजला में देख लें। अब लोग चिल्ला चिल्ला के इनको कह रहे हैं कि खुदा का वास्ता है कि आप हमारी जिंदगियों के साथ क्या जुर्म हमने किया है। अगर पीटीआई को किसी तरह इक़्तिदार मिल गया या इक़्तिदार दिलवा दिया गया तो हमारी जिंदगियों के साथ और हमारी खुशियों के साथ क्यों खेल रहे हैं। IMF के कहने के ऊपर ये मिनी बजट लाया जा रहा है। IMF सख्त कंडीशन अपनी मनवा लेगी और वो ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से कल या परसों आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। इस तरह जो IMF के पास ये अपना गिरवी रखाने के लिए हर चीज जा रहे हैं, जरूर उनके साथ ये बात करें, जरूर IMF से पैसे लें, लेकिन जिस तरह इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ आप देख लें, वो हमारा एक इस्लामी मुल्क था, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की है। लेकिन आज पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल इतनी खराब है कि सऊदी अरेबिया ने जो पैसे दिए हैं उसकी कंडीशन आप पढ़ लें, वो लोन जो दिया है उसकी आप कंडीशनलिटी अगर आप देख लें तो आप हैरान रह जाएंगे। वो मुल्क जिसने कभी बात भी नहीं की थी, इसलिए कि माशी बुरान है पाकिस्तान में। और जब माशी बुरान किसी मुल्क में आ जाता है, इस तरह की सूरत हाल रह जाती है, वो बहुत खौफनाक सूरत हाल होती है। जावेद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपका ये कहना है कि 250 से 300 अरब के नए टैक्सेस हैं जो मिनी बजट में लगने जा रहे हैं। परवेश साहिबा, सेम क्वेश्चन फॉर यू कि ऐसी कौन सी कंडीशंस लगने जा रही हैं पीपल्स पार्टी जिनके खिलाफ आप कह रही है कि हम मिनी बजट का रास्ता रोकेंगे। सेम क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जिस तरह जावेद साहब ने बताया कि 250 से 300 अरब के नए टैक्सेस लग रहे हैं, पीपल्स पार्टी को क्या पता चला है, वो हमें बता दें जरा। देखिए, IMF ने जब जिस थर्ड वर्ल्ड कंट्री से और ऐसे मामलात में घिरे मुल्क से जैसे हम हैं, जो भी मामलात किए हैं उसमें ये पूरी दुनिया की आप तारीख उठा के देख लें हर मुल्क की, तो ऐसा ही हुआ है। और आज से पहले जो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, और जो महंगाई और बेरोज़गारी और गुर्बत है, देखिए वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है वो एक अलग बात है। आपका हाथ जो है अपने मुल्क की नब्ज पे, अवाम की नब्ज पे होना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं, वो तो दुहाई दे रहे हैं। तो बात यह है कि सबसे पहली बात कि जो हुकूमत ये कहे ऑपोजिशन को कि ये कुछ नहीं कर सकी, तो अर्ज ये है कि करना आपने था, हमने नहीं करना था, करना हुकूमत ने होता है। सबसे पहला सवाल कि करना तो आपने था, क्योंकि आपने दावे किए थे करोड़ों नौकरियों के, घरों के, बाहर से लोग आके नौकरियां करेंगे, 200 अरब आएंगे, उसमें से 100 अरब पता नहीं किसके मुंह पे मारेंगे और बाकी क्या होंगे, और एक लंबी लाइन। और आपने किया क्या? ये सवाल तो आपसे बनता है कि आपने क्या किया। ये सवाल हमने 5 साल बाद जवाब आवाम को नहीं देना। दूसरी बात ये कि हम अगर कुछ ना भी कर सके तो आप ललकार किसको रहे हैं? आप लोगों को ललकार रहे हैं। और ये एक आपको इल्म नहीं कि आप कितनी खतरनाक हरकत कर रही हैं, कि वो लोग जिनके पास अब खोने को कुछ नहीं, बेबस आवाम को ललकारे मार रहे हैं। अब इसी बात पर आप देख लीजिए कि जो सियासी अकल और फहम है इस हुकूमत की, उससे मातम करने को दिल चाहता है। कहते हैं जुलेखा मर्द थी और थी। मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट सुखेरा साहब, जुलेखा मर्द था। नहीं, मुझे बात खत्म कर लेने दें। मैं 1-2 पॉइंट्स जो थे मैंने जिनका जवाब देना था। जुलेखा बिल्कुल मर्द है, अकल से फारिग है, पैदल है, 22 करोड़ आवाम पे मुसल्लत है। और जो ऑपोजिशन की दुकानें इन्होंने कहा लगाई हैं, हमने दुकान नहीं लगाई, दुकान हुकूमत ने लगाई है, लेकिन कसाब की लगाई है और हाथ में टोका है। और जब मारते हैं आवाम पे तो वो ये कहते हैं कि देखो, इस बात पे फख्र महसूस करते हैं कि तो चूं नहीं कर सके। तमाम जो भी बहस है उसका इसी बात पर आकर इनकी वो सुई जो है वो टूटती है कि आप कुछ ना कर सके, आप आवाम कुछ ना कर सकी। आवाम इन हालात में, जो हुकूमत, जो हालात है ही मुश्किल, जो किसी भी सियासी हुकूमत के लिए मुश्किल है, उसमें अवाम की बेबसी का मजाक उड़ाए और कहे कि आप कुछ ना कर सके। और आपने खुद, आप बैठी हुई हुकूमत KPK से किस तरह, जो आप कह रहे झाग बैठ जाएगी, किस तरह आपकी वहां झाग बैठी, बिल्कुल पूछ लेते हैं, किस तरह जो है वहां से रुसवाई हुई। नहीं, और हमें एक सीट मिली या नहीं मिली, लेकिन इब्लीस का टोला तो हारा, इस बात की तो खुशी है।
आपको क्या मिला? आप बताइए, आप तो बैठे हैं हुकूमत में, बिल्कुल पूछ लेते हैं। आपके तो वहाँ एक एक वजीर के जो है वो एक एक हल्के से उनकी जो है, अगर वो आज खड़े तो जमानतें जब्त होती। बिल्कुल पूछ लेते हैं। अंदलीब साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ओके, ऑलराइट, पलवल साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अंदलीब साहब, व्हाट्स योर टेक? सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि बड़ा के पीक में अवाम ने अपना गुस्सा दिखाया है और मान लिया कि इनकी ये सिर्फ एक सीट है, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा तो इनको दिखाया उन्होंने, क्योंकि हमारी तो फिर भी 14 सीटें। और आपने भी सारा एनालिसिस किया, सारे चैनल्स ने दिखाया कि जी हमारे बंदे जो खड़े हुए हमारे खिलाफ ही, पीटीआई के अपने बंदे, उनके 20-20 हज़ार वोट थे और जो खड़े हुए उनके 20-20, तो हमारे टोटल वोट जो थे वो विनिंग कैंडिडेट से ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा थे। लेकिन चूँकि हमने टिकटें गलत दी, जो हमने ओपनली एडमिट किया, तो हमारा अपना ही बंदा हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। ये पहली बात तो ये है। तो अगर इनकी इक्की दुक्की तिक्की सीटें थी तो सबसे ज़्यादा तो अवाम ने इनको कहा कि आप तो बैठे ना, आप तो बिल्कुल हिस्ट्री हो गए, नंबर 1। नंबर 2, ये महंगाई की बात करें, मेरे पास बिजनेस रिकॉर्डर, उसमें आर्टिकल आया इन्फ्लेशन पे, और ये 3 साल में जो महंगाई हुई है, और उसी में वो कहता है कि एक पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रहा हूँ कि फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीज़ें पहले 3 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 64% बढ़ी थी। ये है, इसका लिंक भी है, सही 64% बढ़ी थी उन्होंने कहा, और हमारी जो है वो 18% खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो 18% बढ़ी हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि लोग बिल्कुल जाहिर है, लोगों को याद नहीं है, लोगों को बिल्कुल याद है। और उस ज़माने में कोरोना नहीं आया था, उस ज़माने में सारी दुनिया की सप्लाई चेन्स बंद नहीं हो गई थी, फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया था बैंकिंग सेक्टर के अंदर सिर्फ, सही, और पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई थी। लेकिन ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो ये हुआ है, 100 साल में ऐसा इवेंट नहीं हुआ। ठीक है। तीसरी बात, ये जो कह रहे हैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, जी हम बैठे हुए हैं और हमें अवाम का एहसास नहीं है, मैं इनसे 2 सवाल करती हूँ। क्यों आपके सब चैनल्स दिखा रहे हैं कि आटा सबसे महंगा सिंध में है? 400 रुपया आटा महंगा है सिंध में कंपेयर टू पंजाब, पहली बात। और महंगाई सबसे ज्यादा, और आप रोज दिखाते हैं प्राइसेस, सबसे ज्यादा महंगाई जो है वो सिंध में है। ठीक है, दूसरी बात जी, ये 30 साल हो गए एक बस नहीं दे सके सिंध को, हमने आके 3 सालों में पहली ग्रीन लाइन बस जो है वो इंट्रोड्यूस की है। ठीक है। चौथी बात, ये 38 नाले नहीं साफ कर सके सिंध कराची में, ठीक हम नाले साफ कर रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मुझे 14 साल से सिंध में है। ठीक है, जरा इनकी परफॉर्मेंस देखें और फिर इनकी बातें सुने। ऑलराइट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब की वापसी पर बात करेंगे। हुकूमत ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब को हम वापस लाएंगे, वो आ नहीं रहे, उनको लाया जा रहा है और वो हम लेकर आ रहे हैं। दूसरी जानिब डील की बातें हो रही हैं, तीसरी जानिब नून लीग के अंदर से ही मुतज़ाद बयानात भी आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख रशीद साहब ने बड़ी ऑफर कर दी है नवाज शरीफ साहब को, वो क्या ऑफर किया है आइए पहले सुनते हैं, फिर सवाल लेकर चलेंगे जावेद साहब के पास। भाई आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूं अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। शेख ऐसा नुकसान का काम नहीं करते, 1 वे टिकट देता हूं आपको, आप बताएं किस दिन आना चाहते हैं, उस दिन का आपको वीजा और पासपोर्ट देता हूं। जी जावेद अब्बासी साहब, बड़ी ऑफर दे दी है शेख रशीद साहब ने, अब वापसी के क्या इम्कानात है नवाज शरीफ साहब के? देखिए, जिस तरह पाकिस्तान की अवाम हैं, उन्होंने कभी शेख साहब को सीरियस नहीं लिया। ये शेख साहब हैं जो कभी कभी अपना टिकट मांगने के लिए जिस तरह ये तरले और मेहनतें किया करते थे, वो पिंडी की अवाम जानती है और सारा पाकिस्तान जानता है। शेख साहब मशहूर है बढ़ के मारने में, और मौला जट का स्टाइल है उनका, एक ही बातें, कुछ फिक्रे उन्होंने रटे हुए हैं, वो हर रोज कहते हैं और मीडिया भी उनके फिक्रे उठा लेता है। मतलब आप ये कह रहे हैं जावेद साहब कि उनका ये बयान गैर संजीदा बयान है? हमेशा की तरह उसका कभी भी आज तक मुझे कोई सियासी संजीदा किया बयान तो दूर की बात है, पाकिस्तान का कोई शहरी उनको कभी संजीदा लेता ही नहीं है। वो
बढ़ के नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, बातें करने में कुछ ऐसे फिक्रे उन्होंने रटे रटाए होते हैं जो हवाम में आकर बोल लेते हैं, और मीडिया भी उनकी एक बात हमें दिखा के उन पर सवाल करता है। मेहरबानी करके किसी ऐसी शख्सियत के ऊपर सवाल किया करें जिसको हम सीरियस तो कम से कम लें। हमारे वजीर दाखिला है, उनके बयान पे सवाल नहीं करूंगा तो किसके बयान पे सवाल करूंगा जावेद साहब। खैर, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। फिर ये वो जमीर के कैदी हैं जिन्होंने हर हुकूमत में होना है। वो आप पिछली सारी हुकूमतें देख लें, ये वो किराए के लोग हैं जिन्होंने हर हुकूमत में, ये अंदलीब साहिबा जैसे लोग हैं जो अच्छे हैं या बुरे अपनी पार्टी के साथ डटे हुए हैं, ये वो सारे वो लोग हैं जो किराए पे हर वक्त हर हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो किराए के लोगों के ऊपर हम जावेद साहब मुनासिब नहीं समझते। जावेद भाई साहब, नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं फिर ये बता दें। जी, नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस आएंगे। सबसे बड़ी सियासी जमात के वो लीडर हैं। वो इलाज करवाने गए थे, अदालतों से इजाजत लेके गए थे। जब उनका इलाज मुकम्मल होगा वो पाकिस्तान जरूर आएंगे, और पाकिस्तान की जो ये हमारी जो सियासत अल्लाह की फजल से अगले इलेक्शन से पहले मैं उन्हें पाकिस्तान में देखूंगा, और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में इलेक्शन कब आएंगे करेंगे। जावेद साहब कब आएंगे? वो जनवरी में आएंगे, फरवरी में आएंगे, कब आएंगे? नहीं, मेरे पास ना तो टाइम फ्रेम की कोई डेट है ना मैं दे सकता हूँ। ये फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद करना है कि वो कब तशरीफ लाएंगे। सही। अब मैं नाज़रीन आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं। अयाज सादिक साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अब इनके मुतजाद बयानात क्या हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर, वो सुनते हैं। ये भी हो सकता है उससे पहले आ जाएं, हो सकता है मैं जब जाऊं तो साथ आ जाएं, बट ये मैं बता दूं इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। पार्टी पॉलिसी नहीं है, उनकी राय है। मैं तो ये समझता हूं कि इलाज करवा के आना चाहिए, तो पार्टी भी यही समझती है। मैं इस राय पे अभी भी कायम हूं कि इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब जल्द आएंगे। कहीं राय की बात तो कहीं हकीकत की बात, और कहीं नून लीग बड़ी पुरुमीद है कि नवाज शरीफ साहब जरूर वापस आएंगे। दूसरी जानिब गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो वापस आ नहीं रहे, उनको हम वापस ला रहे हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा, कैसे वापस ला रहे हैं आप नवाज शरीफ साहब को, और कब ला रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उनको तो होम ऑफिस से भी जवाब आ गया, और उन्होंने कहा है कि आपकी जो मेडिकल ग्राउंड्स है वो तो बनती नहीं आपको एक्सटेंशन देने की वीज़े की। यानी उन्होंने भी कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। अब वो देखें, राना शमीम वाला केस भी जो इन्होंने बनाया अपने वहाँ घर में बिठा के, वो भी अब अदालतें भी कह रही हैं कि सारे झूठे हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं थी। वो जो वीडियो बना के, तो अब वो पूरी दुनिया में बदनाम हो गए हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए हैं। और हमने स्पेशल एक रिक्वेस्ट दी हुई है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि ऐसे लॉज बनाए हैं कि जब ये भागे हैं मुल्क से बाहर तो ये वापस ना आ सके। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज ही नहीं की हुई, वो हमने स्टार्ट की हुई है, हमने लीगली इनको परस्यू किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, वो कभी भी नहीं आएंगे जब तक कि हम ना लेके आएँ। ये सब बैठ के इनके, जिसको कहते हैं ना, चारने वाली बातें हैं। इनको भी पता है जब डील होती है तभी वो वापस आते हैं, और इमरान खान ने डील नहीं करनी। मुशर्रफ ने कर ली थी, मुशर्रफ ने भेज भी दिया, वापस भी लिया है। इस दफा वो डील नहीं होगी, और जब भी आएंगे हम इनको लीगली लाएंगे, और इनके केसेस यहाँ ये लड़ेंगे, अडयाला में जाएंगे, और पूरा और हिसाब किताब होगा। वही है अंदलीब साहिबा, कब ला रहे हैं आप वापस? कब वापस ला रहे हैं नवाज शरीफ साहब को? वैसे बस चले तो शाम को ही ले आए, जो कि उनकी बेटी ने कहा कि अगर ये हुकूमत हट जाती है तो शाम को ही आ जाएंगे, मीनिंग कि वो बीमार तो नहीं थे, वो तो इक़्तिदार के लिए ही आते हैं। लेकिन बात वो है कि लीगली हम परस्यू कर रहे हैं। सही। अब वो लीगली चूंकि अनदर कंट्री में है, और आपको भी पता है कि उन्होंने केस अपीलें भी की हुई हैं, एक्सटेंशन की, कोर्टों में गए हुए हैं। और इबरत का मकाम देखें कि जिन फ्लैटों में ये बैठे हैं, यहाँ तो कैद में थे, वहाँ कैद में है, ये बाहर नहीं निकल सकते। बाहर निकलते हैं तो लोग इनको जो कहते हैं, और इनका सड़क पर चलना महाल हो जाता है। ये इनका हशर है। बिल्कुल, आप ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आपका ये कहना है गवर्नमेंट का बस चले तो हम शाम को ही नवाज शरीफ साहब को वापस ले आए। इससे पहले फवाद चौधरी साहब क्या कहते थे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले? तरफ गवर्नमेंट ये कहती है कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई ट्रीटी नहीं है, और दूसरी जानिब वफाकी वुज़रा ऐसे बयान भी देते हैं, बल्कि डेट्स देते हैं कि नवाज शरीफ साहब को हम फला महीने की फला डेट को वापस ला रहे हैं। तो एक कंफ्यूजन है। एक ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। मेरा सवाल यह है कि उसके बाद एक नेशनल सिक्योरिटी
ब्रीफिंग भी होती रही, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर यही थे, मगर फर्क क्या था दोनों में? फर्क प्राइम मिनिस्टर का नहीं था। नेशनल सिक्योरिटी की जब ब्रीफिंग हुई, वहां वर्दी वाले थे, ये भागे आए थे, और ये पार्लियामेंट की कमेटी थी, वहां पर वर्दी वाले नहीं थे, वहां पर हमें कोई नजर नहीं आया। ये फर्क है, प्राइम मिनिस्टर का फर्क नहीं था। आप देख लें, दोनों का कंपोजिशन देख लें, मैं नहीं कह रहा, दोनों का कंपोजिशन देख लें ना, और इनका बिहेवियर। शहजाद वसीम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनका ये कहना है कि जहां वर्दी वाले हों वहां तो अपोजिशन भागते भागते आती है, लेकिन पार्लियामेंट का इजलास हो तो वो वज़ीर आज़म साहब जाओ वहां आने से ये कतराते हैं। परवेश साहिबा, आपकी तरफ आऊँगा मैं। डील और ऑफर्स की बातें की जो गर्दिश हो रही है, क्या आपको भी इस तरह की ऑफर्स या डील की ऑफर्स आ रही हैं? क्योंकि जरदारी साहब ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि हमें कहा जा रहा है कि आके मुल्क संभालें और डील्स की बातें हो रही हैं, इसमें क्या हकीकत है? देखिए, डील्स की बातें तो शायद उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन जो उन्होंने कहा था वो इन एज मैनी वर्ड्स यही था, और उन्होंने उसका जो जवाब दिया है वो भी आपके सामने है कि जो कचरा खुद फैलाया है उसमें से मोटा मोटा कचरा तो उठा लें, और फिर जो बाकी है उस पर तो झाड़ू फेरा जा सकता है, लेकिन अपना बड़ा बड़ा फैलाया हुआ गंद तो खुद ही उठाना पड़ता है, जो भी डाले। दूसरी बात, गंद से मुझे भी याद आया कि इनका बहुत शुक्रिया, जो अभी ये कह रही थी कि सिंध के नाले और वो साफ किए, तो इसके लिए इनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने इनको इसी काबिल समझा है कि सिंध का फुजला और नाले इनसे साफ कराएं। इसके अलावा ये हुकूमत किसी काबिल नहीं है, और अगले 100 साल भी अगर आप सिंध पे मातम कुना रहें कि वहां से आपको कुछ ना मिला और आपके लीडर वहां बारहा गए, लाड़काना तक में उनको जिंदा लाशें, भेड़ बकरियां, गुलाम कह के आए, लेकिन ये एक हकीकत है कि वहां से एक ही पैगाम आया कि गो न्याजी गो। और सिंध वो वाहिद वफाक की इकाई है जिसने इस भेड़ की खाल में छुपे भेड़ियों को पहचाना और वहां नहीं घुसने दिया। इसलिए सिंध आंखों में खटकता है, क्योंकि आज सिंध ही वो वाहिद सूबा है कि जो इनकी मकारियों और अयारियों से जो इन्होंने घुसने की कोशिश की, उसको सिंध ने रोका। बात यह है कि अब डील हो जाए या कुछ भी हो जाए, कोई लंदन की सड़कों पे चल सके या मियां नवाज शरीफ या ना चल सके, सिर्फ एक बात है कि पाकिस्तान की सड़कों पर इनका कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई एमएनए चल के दिखा दे तो हम मान जाएंगे। क्या वजह है कि जहां से गुजरते हैं वहां से इनके वफाकी वज़रा पे पत्थरों की बारिश होती है, जहां से गुजरते हैं वहां से इनके लिए सिवाय लानतों के कुछ नहीं आता, और ये इस भूल में है कि ये आज भी अवाम को बेवकूफ बना लेंगे कि इस मुल्क में इतना, जिस मुल्क का स्टेट बैंक जो है, जी नहीं, मुझे आपने पिछले सेगमेंट में वक्त नहीं दिया, मैं आपको सिर्फ ये कहूंगी कि जिस मुल्क के स्टेट बैंक की चाबियां खुद IMF के हवाले कर दी जाएं, उस मुल्क में बैठ के वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स पढ़ें, उसको आप अमेरिका से कंपेयर करें, उसको दुनिया की किसी और सुपर पावर से कंपेयर करें, सिवाय झूठ, मकारी, मजाक और बहरूपियापन जो ये करके इस मुल्क में आए हैं और कुछ नहीं, और इनकी खाल उतर चुकी है और बीच में से जो भेड़िया है वो बाहर आ चुका है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जावेद भाई साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊंगा। ये जो डील और ऑफर्स की बातें हो रही हैं, क्या नून लीग को भी कोई डील हुई है, कोई ऑफर हुई है? देखिए, हमारी डील पाकिस्तान की आवाम से है, हम किसी से न डील करने जा रहे हैं न डील होने वाली है। मुल्क माशी बुरान में शिकार हो गया है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इस मुल्क के जमहूरी अदारे मजबूत होने चाहिए, इस मुल्क में लोगों के माशी हालात बेहतर होने चाहिए, इस मुल्क की आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। आज पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी देख ले, चाइना से लेकर अमेरिका तक हमसे खफा है, माशी हालात बदतरीन हालात से मुल्क गुजर रहा है, महंगाई का तूफान है। लेकिन जावेद साहब, मेरा एक सवाल, मेरा ये भी सवाल है कि जिस तरह शहजाद वसीम साहब कह रहे थे कि वर्दी वाले हों तो तब तो ऑपोजिशन आ जाती है मीटिंग्स में, वरना नहीं आती। एक जुमला कहने दें, इसकी सुनने मुझे अपना खसलत बता रहे थे। तो मुझे सबसे ज्यादा दुख है और अफसोस है कि इतने माशी बुरहान के बावजूद, इतनी ज्यादा हमारे मुल्क खतरात में घिरा हुआ है, उसके बावजूद हुक्मरानी उन लोगों के पास है जो आज भी ना सीरियस है, ना सिंसियर है, और ना उनकी सोच और ना उनको समझ है कि हमने इस मुल्क को निकाल के किस तरह के लेके जाना है। ये बहुत बड़ा खतरनाक है कि अगर मुल्क ऐसे लोगों के हाथ में आ जाए जिनको ये समझ भी ना हो, समझना चाहे भी ना रहे हो,
उससे बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। इस खतरे को हमें जांचना चाहिए और जल्द से जल्द इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ताकि जो जमात पाकिस्तान की आवाम उसे वोट देकर मुंतखब करे, पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाले। जहां तक आपने वर्दी की बात की, जब पुलवामा का मामला हुआ वो पाकिस्तान की सालमियत का मामला। ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अंग्रेज साहब लास्ट कमेंट प्लीज, मेरे पास वक्त बड़ा कम है। अब शहजाद वसीम साहब की बात पे मैं सवाल करना चाहूंगा कि जो अपोजिशन को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि वर्दी वाले हो तो ये आ जाते हैं मीटिंग्स में, वरना नहीं आते। देखिए वो बात वही है कि बहुत देर से हैं इंतज़ार हम उनके, वो ये हिंट कराते रहते हैं और वहाँ बंदे भेजते रहते हैं, वहाँ से इनकारी है। वो कहते हैं ना पॉलिश करने को तैयार हैं लेकिन बूट ही कोई नहीं। तो वो इनका वो हाल है कि इस वक्त इनकी अपनी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे उसमें इक्की दुक्की सीटें आई हैं इनकी। और ठीक है अंजलीब साहब शुक्रिया आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जावेद उबैस साहब आपका बहुत शुक्रिया, प्रवेश खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।